अध्याय 8 द क्रिम्सन हेवन लेक और नीले बालों वाला अजनबी। फिन रोया को गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराने मरते हुए ओक के पेड़ के मोटे तने के पास ले गया। दोपहर की हवा थमी हुई थी और गर्मियों की उमस से भारी थी। ठीक है, हम काफी दूर आ गए हैं, रोया ने बेसब्री से अपने हाथ बांधते हुए कहा। उसे अपनी जड़ी बूटियों का हिसाब लगाना था और अपनी मां को भी देखना था। अब जल्दी बताओ, ऐसी क्या जरूरी बात है? फिन पलटा। उसका चेहरा लाल था और उसकी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थीं। इससे पहले कि रोया पलक भी झपका पाती, वो आगे लपका और उसने रोया के दोनों हाथों को शिकंजे की तरह कसकर पकड़ लिया। फिन, तुम क्या कर रहे हो? रोया झल्लाते हुए बोली और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने इंतजार किया है रोया, फिन ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज भारी और बेताब थी। उसने रोया के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसके हाथों को और कसकर दबाया। मैंने तुम्हारे बालिग होने, टर्न ऑफ एज का इतना लंबा इंतजार किया है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। गांव के बाकी लोग, वे तुम्हें नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूं। मुझसे शादी कर लो रोया। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं तुम्हें सबसे बचाऊंगा। रोया बिल्कुल सुन्न खड़ी रही। कुछ सेकंड के लिए वो एक गहरे शुद्ध सदमे में जम सी गई। उसका तेज दिमाग इस स्थिति की बेतुकी बात को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब आखिरकार उसका दिमाग काम करने लगा तो उसकी बैंगनी आंखें सिकुड़कर एक खतरनाक तीखी दरार जैसी हो गईं। उसने जोर से अपने हाथ झटके, लेकिन फिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। मुझे छोड़ो, रोया ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल नहीं। मुझे इस जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली, खासकर ऐसे इंसान से जिसे मैं पसंद तक नहीं करती। फिन के चेहरे पर दिख रहा वो हताश, प्यार भरा भाव चकनाचूर हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदलकर कुछ अजीब, घिनौने और अधिकार जताने वाले हो गए। क्यों? फिन चीखा और उसने रोया की बाहों को इतनी जोर से झकझोरा कि वो लड़खड़ाकर आगे गिरते गिरते बची। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूं। तुम हमेशा से जानती हो। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? आह फिन, मुझे अभी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं, फिन दहाड़ा। उसकी आंखें चौड़ी और पागलों जैसी हो गई थीं। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या पैसा चाहिए? मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसों से कितना प्यार है। मैं तुम्हें बेकरी का सब कुछ दे दूंगा। मेरे पास जितने भी सिक्के हैं सब दे दूंगा, बस अपनी कीमत बताओ। रोया ने छटपटाना बंद कर दिया। उसने ऊपर फिन की ओर देखा। उसकी खोखली बैंगनी आंखें अचानक एक खूंखार, चौंधिया देने वाली रोशनी से जगमगा उठीं। उसके अंदर सोई हुई ऊर्जा दहाड़ मारते हुए जाग उठी। उसके गहरे बैंगनी बाल उसके कंधों से ऊपर उठ गए, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के नियमों को तोड़ते हुए गर्मियों की उस शांत हवा में बेतहाशा लहराने लगे। पहली बार फिन ने उसकी असली शक्ति को इतने करीब से देखा था। वो डरा नहीं, बल्कि उसके पागलों वाले भाव बदलकर एक गहरे मंत्रमुग्ध कर देने वाले आश्चर्य में बदल गए। उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया जब वो उसके चमकते बालों और रोशन आंखों को घूरने लगा, उस अलौकिक नजारे से पूरी तरह से वशीभूत होकर। फिर एथर ने उस पर वार किया। रोया की त्वचा से सघन, सिकुड़ी हुई ऊर्जा सीधे फिन के हाथों में घुस गई। सूक्ष्म धागे बेरहमी से उसकी दर्द महसूस करने वाली नसों के चारों ओर लिपट गए और उन्हें इतनी जोर से निचोड़ा जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। अल्लाह! फिन चीखा। उसका वो आश्चर्य तुरंत एक भयंकर तड़प में बदल गया। उसकी पकड़ तुरंत छूट गई। वो पीछे की तरफ मिट्टी में गिर पड़ा, अपने हाथों को अपनी छाती से ऐसे चिपकाए हुए जैसे उन्हें किसी धधकती आग में डाल दिया गया हो। वो जमीन पर तड़प रहा था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, क्योंकि दर्द ने उसकी नसों को सुन्न कर दिया था। रोया उसके ऊपर खड़ी रही। उसकी आंखों से वो बैंगनी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। कभी रोया फुसफुसाई, उसकी आवाज एकदम ठंडी और अटल थी। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। वो पलटी और थोड़ी अलग दिशा में चलने लगी, सीधे गांव के उस दूर वाले किनारे की ओर जहां खेतों के पास उसका छोटा सा घर अकेला खड़ा था। उसके पीछे फिन खुद को घसीटते हुए घुटनों के बल बैठा। अपमान और गुस्से से उसका चेहरा लाल और विकृत हो गया था। मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा, वह उसके पीछे चीखा। क्या तुमने सुना रोया? तुम इसके लिए पछताओगी। रोया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने घर पहुंची, दरवाजे से अंदर घुसी और उसे जोर से बंद कर दिया। वो लकड़ी के उस दरवाजे से टिक गई, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी कांपती हुई सांस ली। रोया? एलारा ने बिस्तर से आवाज दी। क्या सब ठीक है? तुम पीली लग रही हो। कुछ नहीं मां, रोया ने सहजता से कहा, अपनी धड़कनों को जबरदस्ती स्थिर करते हुए। बस फिन के साथ एक बेवकूफाना झगड़ा हो गया, और कुछ नहीं। मैं कल हिबी गांव जाने के लिए अपना सामान पैक करने वाली हूं।
अगली सुबह रोया ने अपने रोज के पैबंद लगे कपड़ों से थोड़ा बेहतर कपड़े पहनने का फैसला किया। उसने एक पुराने लकड़ी के संदूक को खंगाला और एलारा की एक पुरानी ड्रेस निकाली, एक मजबूत, अच्छी तरह से सिला हुआ गहरे रंग का अंगरखा ट्यूनिक, जिसे उसकी माँ तब पहना करती थी जब उनका सब कुछ नहीं छिना था। वो उस पर थोड़ा ढीला था, लेकिन उस मोटे कपड़े और साफ सिलाई ने उसे एक सड़क के आवारा बच्चे के बजाय एक सम्मानजनक घुमक्कड़ वैद्य जैसा बना दिया था। उसने अपना खाली झोला साचल उठाया और गांव के चौराहे की ओर चल पड़ी। उसे तुरंत हवा में वो बदलाव महसूस हुआ। गांव वाले आज फुसफुसा नहीं रहे थे, वे गपशप नहीं कर रहे थे, बल्कि जब रोया स्टालों के पास से गुजरी तो व्यापारियों और किसानों ने बस अपना काम रोक दिया और उसे एक मरे हुए सन्नाटे में घूरने लगे। उनकी आंखों में गहरी नफरत और डर भरा हुआ था। उसने देखा कि कुछ माताओं ने अपने बच्चों को खींचकर अंदर कर लिया। जब वो गुजरी तो उसने चर्च का लकड़ी का लॉकेट पहने एक आदमी को जमीन पर थूकते देखा। रोया ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने अपनी नजरें बचाईं, सीधे ट्रांसपोर्ट स्टेशन, परिवहन केंद्र गई और एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी के पीछे चढ़ गई। गाड़ी को दो विशालकाय ब्लू हॉर्न बुल्स, नीले सींग वाले सांड खींच रहे थे, भारी गठीले जानवर जिनके मोटे आसमानी रंग के सींग थे और जो खतरनाक कच्चे रास्तों पर चलने के लिए मशहूर थे। गाड़ीवान के कोड़े की एक कड़क के साथ सांडों ने गाड़ी खींचनी शुरू कर दी और ओक हेवन धीरे धीरे पीछे छूटता गया। हिबी गांव का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ लेकिन साफ था। घंटों तक रोया दूर दूर तक फैले खेतों और घुमावदार हरी पहाड़ियों को गुजरते हुए देखती रही। आखिरकार उन सलीके से उगाई गई फसलों की जगह जंगली बेकाबू जमीन ने ले ली। सुबह के मध्य तक वे हिबी गांव पहुंच गए। हालांकि ये अभी भी सीमा पर स्थित एक दूर दराज की बस्ती थी, लेकिन ये ओखेवन से काफी बड़ी और बहुत ज्यादा विकसित थी। सड़कों के किनारे मजबूत लकड़ी के लॉज सराय बने हुए थे, जहां खुरदरे जाल बिछाने वाले ट्रैपर्स, घुमक्कड़ व्यापारी और अनुभवी शिकारी भरे हुए थे। हिबी गांव सिर्फ एक ही मकसद से बसा था, ये ग्रेट किरा फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे पर स्थित था। रोया गांव के किनारे खड़ी बाहर देख रही थी। ग्रेट किरा फॉरेस्ट का नजारा सांसें रोक देने वाला और खौफनाक था। ये गहरे हरे रंग का एक अंतहीन समंदर था, जिसके ऊंचे प्राचीन पेड़ जहां तक नजर जाती वहां तक फैले हुए थे। ये इतना घना था कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पत्तों की छत को चीर पाती थी। मुझे आश्चर्य है कि अंदर से ये सच में कैसा होगा, रोया ने एक सच्चे आश्चर्य के दुर्लभ पल को महसूस करते हुए सोचा। और इसके पार किस तरह का साम्राज्य मौजूद है। क्योंकि ये सीमावर्ती गांव इतने दूर दराज थे, इसलिए वहां जानकारी बहुत कम पहुंचती थी। खबरें सिर्फ पुराने स्थानीय लोगों की जंगली और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानियों से ही मिलती थीं। रोया एक छोटे अस्त व्यस्त जड़ी बूटियों के स्टॉल की ओर गई। उसके पीछे ओल्ड बेल बैठा था, एक अनुभवी व्यापारी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और जिसकी त्वचा पके हुए चमड़े जैसी थी। वो उन चंद लोगों में से एक था जिन्हें गांव की अफवाहों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इस बात से मतलब था कि रोया के चांदी के सिक्के असली हैं या नहीं। आह, बैंगनी बालों वाली मोलभाव करने वाली लड़की वापस आ गई, ओल्ड बेल ने हंसते हुए कहा और उसे सूखी सनरूट और बिटर लीफ के बंडल पकड़ाए। जब रोया जड़ी बूटियों की गुणवत्ता की सावधानी से जांच कर रही थी, ओल्ड बेल ने अपनी एक मशहूर कहानी सुनानी शुरू कर दी। क्या मैंने कभी तुम्हें उस समय के बारे में बताया है जब मैं अपने साहसिक दिनों में किरा फॉरेस्ट की गहराई में खो गया था? बेल ने रहस्यमयी अंदाज में आगे की ओर झुकते हुए पूछा। पूरे 1 महीने तक फंसा रहा। मैं भूखा था, खून बह रहा था, लगभग मौत के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन फिर मुझे वो मिल गई, द क्रिम्सन हेवन लेक। रोया रुकी और ऊपर देखते हुए पूछा, एक झील? कोई आम झील नहीं, बेल ने कहा। उसकी नजरें दूर कहीं खो गई थीं। पानी लाल चमक रहा था, जैसे चांदनी के नीचे ताजा खून। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पिया, मेरे घाव भर गए, मेरी ताकत वापस आ गई। कुछ ही घंटों में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मैंने बाद में नक्शे के साथ वापस रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन झील गायब हो चुकी थी। जंगल उसे निगल गया था। रोया मुस्कुराई और अपनी एक भौं उठाते हुए बोली, कोई झील एक ही समय में स्वर्गीय, हेवनली और खूनी ब्लडी कैसे हो सकती है बूढ़े आदमी? लगता है किसी जहरीले मशरूम को खाने का नशा था। मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझा सकता, बेल ने आहत होकर कहा। उसने अपने हाथ मजबूती से बांध लिए। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। अगर तुम कभी खुद उसे देखोगी तो तुम इसकी विडंबना, आयरनी समझ जाओगी। रोया हंसी और अपनी जड़ी बूटियों को अपने झोले में रखने लगी। हाँ, ठीक है। खैर, ओक हेवन वापस जाने वाली आखिरी गाड़ी का समय हो गया है। अगले महीने मिलते हैं, ओल्ड बेल। मेरे वापस आने से पहले मर मत जाना। बदतमीज लड़की, उसके वहां से भागने पर बेल ने प्यार से बुदबुदाते हुए कहा। स्लेटी आसमान से एक हल्की धुंधली बारिश होने लगी थी। रोया ने अपने हुड, टोपी को ऊपर खींचा और जल्दी से ट्रांसपोर्ट स्टेशन की ओर गई
और जैसे ही गाड़ीवान ने अपना कोड़ा फटकारा, वो ढकी हुई गाड़ी के पीछे चढ़ गई। वो जोर से बैठ गई और अपने चेहरे और कपड़ों से बारिश की ठंडी बूंदें पोंछने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि गाड़ी खाली नहीं थी। उसके ठीक सामने लकड़ी की पट्टियों के सहारे लापरवाही से टिका हुआ और एक पैर फैलाए एक और यात्री बैठा था। वह निश्चित रूप से ओक हेवन के आसपास का नहीं था। वो साफ तौर पर उससे बड़ा था, लगभग 22 साल का लग रहा था और उसके कंधे चौड़े और ढीले ढाले थे। उसने चुस्त हल्का कवच आर्मर पहना हुआ था, गहरा चमड़ा जिसे फीकी चांदी की प्लेटिंग से मजबूत किया गया था, जो देखने में महंगा और युद्ध में आजमाया हुआ लग रहा था। एक लंबी तलवार बहुत ही सहजता से उसकी गोद में रखी थी, लेकिन उसके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसके बाल थे। वे गहरे नीले रंग के, एक बहुत ही गहरे, मंत्रमुग्ध कर देने वाले रंग के थे। रोया उसे घूरती रही। उसका तेज दिमाग ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है। हल्का कवच, एक तलवार, अंदर महंगे कपड़े, कोई साहसी योद्धा या किसी अमीर खानदान का गार्ड। उस नौजवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और रोया की उस तेज नजर को पकड़ लिया। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था, लेकिन उसके हाव भाव बेहद नीरस थे, मानो उसके चारों ओर एक बिल्कुल ठंडी, परवाह न करने वाली आभा औरा हो। क्या देख रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज सहज थी, लेकिन उसमें एक घमंड और अहंकार की धार थी। क्या पहले कभी किसी सुंदर आदमी को नहीं देखा? रोया का जबड़ा अविश्वास से थोड़ा सा नीचे गिर गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा सामान्य किया और आंखें सिकोड़ लीं। तुम सुंदर? ख्याली पुलाव मत पकाओ। मैं बस तुम्हारे उन अजीब अप्राकृतिक नीले बालों को घूर रही थी। उस नौजवान ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने बस एक सूखी, मजाकिया हंसी के साथ एक सांस छोड़ी। आह, विडंबना देखो, उसने रोया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सपाट स्वर में कहा। बैंगनी सिर वाली एक अजीब लड़की किसी और को अजीब कह रही है। रोया ने दांत पीसे। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वो चिढ़ गई थी। जो भी हो, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने वाला कोई इंसान इन दूर दराज के इलाकों में क्या कर रहा है? नीले बालों वाले आदमी ने अपना सिर लकड़ी की पट्टियों पर पीछे टिका लिया और तिरस्कार से अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे पास तुम्हें ये बताने का कोई कारण नहीं है बच्ची, ब्रैट। लानत है। रोया ने अपनी गाल को अंदर से काटा। उसका चेहरा चिढ़ से लाल हो गया था। ये घमंडी बेवकूफ। काश मैं इसके उस परफेक्ट चेहरे पर एक मुक्का जड़ पाती। कोई अच्छा जवाब न सूझने पर उसने गुस्से में एक हम्फ की आवाज निकाली और झटके से अपना सिर घुमा लिया। वो बाकी की पूरी यात्रा में गाड़ी के पीछे से बारिश को घूरती रही। नीले बालों वाला वो आदमी बस सोता रहा। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। घंटों बाद गाड़ी खड़खड़ाते हुए रुकी। ओक हेवन, गाड़ीवान बारिश की आवाज के बीच चिल्लाया। रोया गाड़ी से नीचे कूदी और अपने भारी झोले को ठीक किया। वो नीले बालों वाला अजनबी अपनी जगह से नहीं हिला। शायद वो उसी रास्ते पर अगले शहर जा रहा था। दोपहर ढल चुकी थी और सूरज क्षितिज की ओर नीचे जाने लगा था। जैसे ही रोया गांव के मुख्य कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ी, उसके कदम धीमे हो गए। कुछ तो गड़बड़ था। बाजार का वो चौराहा, जहां आमतौर पर शाम के लिए अपने स्टॉल समेटते हुए व्यापारियों की भीड़ होती थी, पूरी तरह से सुनसान था। सड़कें एकदम शांत थीं। जब रोया ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि जो थोड़े बहुत गांव वाले उसे दिखाई दे रहे थे, वे छिप रहे थे। वे भारी लकड़ी के शटर के पीछे से झांक रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। यहां तक कि मैडम क्लारा की दर्जी की दुकान भी, जो हमेशा सूरज ढलने तक खुली रहती थी, उसके मुख्य दरवाजे पर लोहे का एक भारी ताला मजबूती से जड़ा हुआ था। सब छिप क्यों रहे हैं? रोया ने सोचा। उसके दिल की धड़कन घबराहट से तेज होने लगी। उसे बाजार की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी। वो दौड़ पड़ी गांव के किनारे उस छोटी सी पहाड़ी की ओर जहां उसका घर स्थित था। हवा भारी लग रही थी। दम घोंटू। जैसे ही वो आखिरी चढ़ाई वाले मोड़ के पास पहुंची, एक अजीब कड़वी गंध उसके नथुनों से टकराई। राख। रोया मोड़ मुड़ी और उसके जूते कीचड़ में फिसलते हुए रुक गए। जड़ी बूटियों का उसका झोला उसके कंधे से खिसक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका वो टूटा फूटा, साधारण सा लेकिन खूबसूरत छोटा घर पूरी तरह से धधकती हुई खूंखार नारंगी लपटों में घिरा हुआ था। काले धुएं के घने बादल शाम के उस अंधेरे आसमान में उठ रहे थे। लेखक राइडा की ओर से। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगला चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है। आगे की कहानी से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।